हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त कश्यप चैनल पर। और आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा। अब इसमें भी मैं एक आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है भारत के मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पढ़ने का क्रम हमारा ये होगा कि सबसे पहले हम मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और किन किन एग्जाम में ये यूजफुल होगा आज का टॉपिक, आप चाहे एसएससी का एग्जाम देंगे, चाहे रेलवे का एग्जाम देंगे, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल देना, पीसीएस, आरओ एआरओ, कोई भी एग्जाम देना, सबके लिए ये यूजफुल होने वाला है। ठीक है। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, पीछे लिखा हुआ है भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। तो चलिए आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है भारत के मौलिक अधिकार। ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि भारत के मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि राज्य व्यवस्था है क्या चीज। ठीक है। तो राज्य व्यवस्था समझने से पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था। ठीक है दोस्तों। तो ये जो राज्य व्यवस्था है आप देखेंगे कि इस राज्य व्यवस्था में आपको दो शब्द दिखेंगे। एक शब्द कौन सा होगा, एक शब्द तो है राज्य और दूसरा शब्द क्या है, व्यवस्था। एक शब्द तो हमारे सामने आ रहा है राज्य और दूसरा शब्द क्या आ रहा है, व्यवस्था। ठीक है। तो राज्य व्यवस्था किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक का नाम राज्य है और दूसरे का नाम व्यवस्था है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि राज्य क्या चीज है और व्यवस्था क्या चीज है। सबसे पहले मैं अगर व्यवस्था की बात करूं तो व्यवस्था का मतलब क्या है, नियम। व्यवस्था का मतलब क्या है, नियम या कानून। ठीक है। चलिए, व्यवस्था का मतलब होगा नियम या कानून। अब बात करते हैं कि राज्य क्या चीज है। तो राज्य को समझने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि राज्य के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है। तो मैं अगर बात करूं कि राज्य के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है, राज्य के लिए आवश्यक तत्व, राज्य के लिए आवश्यक तत्व। अब देखिए क्या है बात, कोई भी राज्य है उसका राज्य का निर्माण कैसे होगा, जब उसके पास चार तत्व होंगे। चार तत्व कौन कौन से हैं जिनकी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए, पहला तत्व क्या होगा कि अगर किसी राज्य का निर्माण करना है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए। ठीक है। पहला तत्व क्या है, भूभाग, यानी भूमि का कोई भाग हो। ठीक है। दूसरी बात, अगर राज्य का निर्माण करना है तो उस भूभाग के अंदर क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या, जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है। दो तत्व हो गए। तीसरा तत्व क्या है, अगर जनसंख्या है तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए क्या होनी चाहिए, यहाँ पर सरकार होनी चाहिए। सरकार वहां पर होनी चाहिए। तीन तत्व हो गए। फोर्थ तत्व की अगर मैं बात करूं आपके लिए, अगर मैं फोर्थ तत्व की बात करूं तो उसका नाम है संप्रभुता भी होनी जरूरी है। संप्रभुता, यानी कहने का मतलब है अगर किसी देश में राज्य का निर्माण हो रहा है तो राज्य के निर्माण के लिए क्या है, ये चार तत्व होने जरूरी है। चार तत्व कौन से हैं, भूभाग होना जरूरी है, जनसंख्या होनी जरूरी है, सरकार उसके अंदर होनी जरूरी है, और सरकार है तो संप्रभुता होनी जरूरी है। अब तीन शब्द तो आपको समझ में आ रहे होंगे। भूभाग मतलब भूमि का भाग, जनसंख्या जो उसके अंदर निवास करेगी भूभाग के अंदर, सरकार के बारे में समझ में आ रहा होगा, कोई सरकार होगी। लेकिन एक शब्द है इसमें, संप्रभुता। ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये संप्रभुता शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि संप्रभुता है क्या चीज। दरअसल देखिए संप्रभुता क्या है। संप्रभुता का मतलब एक ऐसी सरकार से है कि जो अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले सके। ठीक है। जो अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले सके। ठीक है। तो संप्रभुता का मतलब क्या है, संप्रभुता का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो अपने फैसले क्या ले रही हो,
स्वतंत्र रूप से ले रही हो, ठीक है, यानी कि फैसले लेते समय किसी भी बाह्य या आंतरिक दबाव ना मानने, किसी भी चीज का बाह्य या आंतरिक दबाव ना मानने, यानी कि फैसले क्या हो, फैसले स्वतंत्र रूप से ले, और फैसले लेते समय कोई भी बाह्य या आंतरिक दबाव ना माने। तो इन चार तत्वों को मिलकर क्या होगा, किसी भी राज्य का निर्माण होगा। ठीक है, तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपको एक शब्द समझ में होगा, राज्य व्यवस्था। ठीक है, अब चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मौलिक अधिकार। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। आज का टॉपिक का नाम है मूल अधिकार। ठीक है, अब मूल अधिकार का मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, FR में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं इसे। ठीक है, अब सबसे पहली बात यह है कि भारत के संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 3 में इनका क्या करा गया है, वर्णन करा गया है या जिक्र करा गया है। ठीक है, दूसरी बात हमें ये बात ध्यान रखनी है कि किस किस आर्टिकल को मौलिक अधिकार है, यानी किस किस आर्टिकल में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक क्या है, मौलिक अधिकारों का जिक्र करा गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के संबंध में पहली बात क्या रखनी है, मौलिक अधिकार के संबंध में पहली बात यह रखनी है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। दूसरी बात, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन किया गया है। चलिए, अब एक एक करके क्या है, हम पूरे मौलिक अधिकार देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या है, इनकी विशेषताओं को समझना होगा। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। ठीक है, तो हमें मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या हैं। अगर मैं पहली विशेषता की बात करूं मौलिक अधिकारों की, तो पहली विशेषता क्या है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। कहने का मतलब क्या है, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, और मौलिक अधिकारों पर क्या है, डिबेट हो सकती है। डिबेट हो सकती है मतलब का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इन अधिकारों का हनन हो रहा है, इन अगर इन अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन, इन अधिकारों का अगर क्या हो रहा है, हनन, अगर आपके इन अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपको कहाँ जाने की अनुमति देते हैं, न्यायालय जाने की अनुमति अनुमति देते हैं। यानी कि इन अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय जाने की अनुमति हमें देते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे भी। पहली बात, ठीक है, अगर मौलिक अधिकार की पहली विशेषता क्या है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, और अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप क्या है, न्यायालय जा सकते हैं। पहली बात तो विशेषताओं में ये है। चलिए अब इनकी और विशेषताएं देखते हैं। और विशेषताएं क्या क्या है, दूसरी विशेषता, दूसरी विशेषता क्या है कि मूल अधिकार असीमित नहीं है। मूल अधिकार असीमित नहीं है। कहने का क्या मतलब है, यानी कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको मूल अधिकार दिए गए हैं तो उन पर कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो मूल अधिकार पर क्या है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है, संसद कानून बनाकर प्रतिबंध लगा सकती है इन पर, इन्हें घटा भी सकती है बढ़ा भी सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, मूल अधिकार असीमित नहीं है, यानी कि संसद कानून बनाकर इन्हें घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। ठीक है,
दूसरी बात, तीसरी विशेषता, ये स्थायी नहीं है। ये क्या है? स्थायी नहीं है। तो मौलिक मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। अब स्थायी नहीं का मतलब क्या है कि संसद आर्टिकल 368 के तहत, संसद आर्टिकल 368 के तहत इन्हें क्या कर सकती है? घटा सकती है या बढ़ा सकती है। घटा या बढ़ा सकती है। ठीक है, यानी कि तीसरी विशेषता क्या है कि ये क्या है? फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं का मतलब क्या है कि या तो संसद आर्टिकल 368 के तहत इन्हें घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। अब दूसरी बात कि आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है, इसकी बात हम अभी आगे चल के करेंगे संविधान में। ठीक है, अभी फिलहाल इतना याद रख लो कि आर्टिकल 368 के तहत क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं हैं। अब एक और अंतिम विशेषता इसकी, अंतिम विशेषता क्या है? अंतिम विशेषता यह है कि आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 व 21 को छोड़ करके, आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। बाकी सभी मूल अधिकारों को, बाकी सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, चलो फोर्थ विशेषता ये होगी। आपातकाल क्या है? इमरजेंसी। अब इमरजेंसी का प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 352 से लेकर के, आर्टिकल 352 से लेकर के और 360 तक करा गया है। ठीक है, आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल का प्रावधान करा गया है। अब आपातकाल क्या है क्या नहीं है, इनकी बात हम करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे आपातकाल। ठीक है, अभी फिलहाल इतना याद रख लो कि आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके बाकी सभी मौलिक अधिकारों क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 20 में क्या है? गिरफ्तारी संरक्षण दिया गया है। और आर्टिकल 21 में क्या है? राइट टू लाइफ, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो अब हम आगे चल रहे हैं। अगर देखो, अगर आपका कोई भी डाउट है इन विशेषताओं के संबंध में तो आपको क्या करना है? कमेंट्स करना है, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करने हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम आपके डाउट का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अब हम देख लेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार संविधान ने हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, संविधान में वर्णित मूल अधिकार। ठीक है, संविधान में वर्णित मूल अधिकार, यानी कि हमारे संविधान में वर्णित कितने मूल अधिकार हैं या थे और आज वर्तमान में कितने हैं। ठीक है, अगर देखो, अगर मैं अपने मूल संविधान की बात करूं, जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ है उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। ठीक है, और आज वर्तमान की कंडीशन की बात करूंगा तो आज मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। क्या इस वजह से है? एक अधिकार था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार। अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को क्या बना दिया गया है? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था और उसे आर्टिकल 300 के ए में पहुंचा दिया गया। ठीक है, तो अगर हम संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो पहला मौलिक अधिकार आता है हमारा, जिसे हम कहते हैं समता का अधिकार।
समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, समता का अधिकार। तो पहला मौलिक अधिकार क्या है? समता का अधिकार। दूसरी बात, किस किस आर्टिकल में इनका जिक्र है? तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक इनका वर्णन करा गया है समता के अधिकार का, ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी का। दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक, ठीक है। तो दूसरा अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब तीसरा तीसरा मौलिक अधिकार देखो क्या है? तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसका जिक्र करा गया है आर्टिकल, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, और गलती ये है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है हमारा? आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन ये है कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? आर्टिकल 19 से 22 तक है। और दूसरी बात, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में दिया गया है, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 23 और 24 में। तो तीन मौलिक अधिकार तो हो गए। पहला समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है, ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक है, ठीक है, बात है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 24 तक है। चलिए अब आगे के मौलिक अधिकार देखते हैं, और इसका नंबर है 4। तो 4 में क्या आएगा? धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता। अभी जो धार्मिक स्वतंत्रता आपकी दी गई है, ये दी गई है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता कहां पर दी गई है? आर्टिकल 25 से 28 में, ठीक है। पांचवा मौलिक अधिकार जो है, पांचवें मौलिक अधिकार का नाम है हमारा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। ये हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है, और इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है? आर्टिकल 29 से लेकर के आर्टिकल 30 के अंतर्गत। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, लेकिन वर्तमान में क्या है? 6 है। अब जो हमारा ये छठा मौलिक अधिकार था जिसका नाम क्या है? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को क्या करा है? वर्तमान में मौलिक अधिकार की श्रेणियों से हटा दिया गया। पहली बात तो ये आर्टिकल 31 में था, ठीक है। दूसरी बात, ये जो संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को क्या काम करा गया है? 44वें संविधान संशोधन, मैं CAA लिख रहा हूँ, CAA का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या करा गया है? मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। किसको? संपत्ति के अधिकार को। और हटाने के बाद इसे कहाँ पहुंचा दिया गया था? आर्टिकल 300 के क्लोज ए में। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था।
इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कहाँ पहुंचा दिया गया है? हटाकर संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 300 का क्लोज ए में डाल दिया गया। ठीक है, तो हमारा जो छठा मौलिक अधिकार था जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को क्या करा है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, और अब वर्तमान में कहाँ है? आर्टिकल 300 के ए में है। ठीक है, और एक लास्ट हमारा रह गया है जिसका नाम क्या है? लास्ट मौलिक अधिकार 7वें नंबर का नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसका जिक्र करा गया है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। अच्छा, जब हम विशेषता पढ़ रहे थे तो विशेषता पढ़ने के दौरान हमने क्या देखा था? विशेषता पढ़ने के दौरान हमने देखा था कि अगर मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। यानी कि वाद योग्य का मतलब ये है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था तो आप कहाँ जा रहे थे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों का हनन होने के बाद आपको कहाँ पहुंचाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति दे रहा है। और एक आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 226 के द्वारा आप कहाँ जा सकते हैं? मौलिक अधिकार का हनन होने पर हाई कोर्ट। ठीक है, और ये किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट रिटे जारी करता है जिनका जिक्र हम अभी आगे करेंगे चल करके। ऐसे ही हाई कोर्ट इसके संबंध में क्या करता है? रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के संबंध में। तो इतनी बात समझ में आ गई कि मौलिक अधिकार कितने और विशेषताएं क्या हैं। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूं आपका कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए विशेषताओं में सबसे पहले देखो क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं में देखो सबसे पहले कि मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। अगर इनका हनन हो रहा है, हनन होने पर क्या करोगे आप? हनन होने पर आप न्यायालय जा सकते हो। अब न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जा सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आपको आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हाई कोर्ट जाना था तो आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली बात तो ये होगी विशेषताओं में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता थी इसकी कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार क्या है? असीमित नहीं है। असीमित का मतलब क्या है? असीमित का मतलब ये है कि मौलिक अधिकारों पर सीमाएं लगा सकते हैं कौन? संसद। निर्बंधन लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकते हैं संसद। तीसरी विशेषता क्या है? कि मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। और स्थायी नहीं का मतलब क्या है? परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। यानी कि संसद कानून बनाकर इन्हें घटा सकती है और बढ़ा सकती है। ठीक है, और किस अनुच्छेद के अनुसार? आर्टिकल 368 के अनुसार। इतनी बात समझ में आ गई। और फोर्थ विशेषता हमने क्या पढ़ी है कि आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। चलिए फिर उसके बाद जो हमने बात करी है भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, यानी कि मूल संविधान में कितने वर्णित हैं, आज के समय में कितने वर्णित हैं वर्तमान में। अगर देखो मैं मूल संविधान की बात कर रहा हूँ, भारत के संविधान में, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? वो हैं 7 थे। ठीक है, 7 थे। अभी मैंने बताया संपत्ति का अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है? उसे हटा दिया गया था और आर्टिकल 300 के ए में पहुंचा दिया गया है। ठीक है, तो कितने मौलिक अधिकार है वर्तमान में? 6। पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में हम पढ़ेंगे अभी से।
दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच में है, पढ़ेंगे इसको भी अभी हम। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 23 से लेकर के 24 के बीच में है, उसको भी अभी हम पढ़ेंगे। और बाकी अधिकार क्या थे हमारे? पांचवा अधिकार था हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। सॉरी, फोर्थ अधिकार क्या था हमारा? धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि अपने धर्म को मानना, उसका आचरण करना, उसका प्रचार प्रसार करने की सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी, जिसका जिक्र आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में दिया गया है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे क्लास में। और अगला अधिकार क्या था? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब ये अधिकार जो दिए गए हैं अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए हैं, और इनका जिक्र हम जब भी करेंगे जब आर्टिकल 29 और 30 पर आएंगे। संपत्ति के अधिकार का मैंने कहानी आपको बताई थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कहाँ पहुंचा दिया गया? आर्टिकल 300 के क्लोज ए में। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए ना कि संपत्ति का अधिकार क्या है, वर्तमान में क्या है? संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, इसे कहाँ पहुंचा दिया गया है? अब इसे पहुंचा दिया गया है आर्टिकल के 300 ए में। ठीक है बात। और सातवां जो अधिकार था मौलिक अधिकार, जिसका नाम क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये वाला, यानी कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हनन होने पर क्या काम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार क्या काम करेगी? रिट जारी करेगी, और जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है उन्हें वापसी दिलाएगी। ठीक है। अच्छा, जो आर्टिकल 32 है इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को भी याद रखना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय व आत्मा कहा गया है। हृदय व आत्मा, ठीक है, कहा गया। अब एक बात यहाँ पे रखना, बात ध्यान रखने वाली ये है कि एक क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अभी, एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा सा, निम्नलिखित में से किस भाग को निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस भाग को निम्नलिखित में से किस भाग को भारत के संविधान की भारत के संविधान की भारत के संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। हृदय व आत्मा कहा गया है। इस क्वेश्चन को देखो एक बार पहले। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है? यहाँ पर मैंने लिखा है आर्टिकल 32 को जो कहा गया है भारत के संविधान की हृदय और आत्मा। आर्टिकल 32 कहा गया है। आर्टिकल 32 एक आर्टिकल है, पूरा भाग नहीं है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन में जो बात डिस्कस करी है, अच्छा मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ पहले इसके। ए ऑप्शन है इसका, कि मैं ऑप्शंस भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है मान लो मूल अधिकार। चलो, तीसरा ऑप्शन मान लिया हमने मूल अधिकार, और फोर्थ ऑप्शन मान लिया हमने नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार? भारत के संविधान के किस भाग को? पहली बात तो इसमें भाग आया है। ठीक है, और अगर देख, ये बात ध्यान रखना कि जहां पर भाग आएगा और हमसे पूछी जाएगी कि किस भाग को संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है, भाग के संबंध में जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें हमेशा आंसर टिक करना है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्यों करना है? प्रस्तावना इस वजह से करना है क्योंकि प्रस्तावना को एक हमारे मुख्य न्यायाधीश हुए थे, सीजीआई हुए थे, जिनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को क्या कहा है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह के अनुसार
मोहम्मद हिदायतुल्लाह के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा है। ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह के अनुसार है। और क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भाग, तो भारतीय संविधान का एक भाग प्रस्तावना भी है, तो आंसर क्या होना चाहिए? प्रस्तावना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार, अगर जब तक ये नहीं पूछा जाएगा ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार, और जहां पर भाग शब्द ना हो, उस कंडीशन में आपको आंसर क्या लगाना है? फिर उस कंडीशन में लगाना आपको आंसर आर्टिकल 32। लेकिन आपके सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। ठीक है, चलिए एक छोटी सी बात और देख लेंगे हम, और उसमें लिखा हुआ है, देखो भारत में दो प्रकार के नागरिक हैं, एक भारतीय नागरिक है और एक विदेश से आए हुए नागरिक हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं एक बात लिख रहा हूं, केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार, यानी कि केवल जो व्यक्ति भारत के हैं उन व्यक्तियों को प्राप्त कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो उनका जिक्र मैं कर रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। एक तो हमारा देखो आर्टिकल 15 है, ठीक है, एक आर्टिकल 15 है जो केवल भारत के लोगों को प्राप्त प्राप्त है मूल अधिकार के रूप में। एक आर्टिकल 15, एक आर्टिकल 16, एक आर्टिकल 19, एक आर्टिकल 29 और एक आर्टिकल 30। इन आर्टिकल, ये आर्टिकल जितने भी आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये केवल भारत के व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, भारत के बाहर का व्यक्ति है तो भारत के बाहर के व्यक्तियों को ये वाले मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? अब मान लो कि कोई आर्टिकल 19 है और एक बाहर का विदेशी नागरिक भारत में आया, और आर्टिकल 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी बोलने की स्वतंत्रता। क्या होगी? बोलने की स्वतंत्रता है। अब भारत के बाहर का व्यक्ति अगर भारत में आकर कुछ भी उल्टा सीधा बोले, सरकार की आलोचना करे या कुछ भी करे, तो इससे क्या होगा? भारत की एकता और अखंडता क्या आ जाएगी? खतरे में आ जाएगी, संप्रभुता भी खतरे में आ सकती है। तो इस वजह से ये आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल केवल भारत के लोगों को प्राप्त है, और बाकी सभी आर्टिकल भारत के लोग और भारत से बाहर के लोग सभी के लिए प्राप्त हैं। ठीक है, तो आज जो हमने बात करी है भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में बात करी है। ठीक है, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो अगली कक्षा में हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे पूरे डिटेल्स में। ठीक है, सारी चीज़ डिटेल्स में पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या काम करेंगे? उनके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आपका इस क्लास के संबंध में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना हो, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलिए धन्यवाद।